हेलो गाइस, आपका जो क्लास स्टैंडर्ड है 9th क्लास, जिसके लिए अभी हम लोग फिजिक्स पर एक बेहतर प्रयास कर रहे हैं और हम आपको समझने की कोशिश कर तो नहीं सकते बहुत ज़्यादा, पर आप हमको समझने की कोशिश करें और अगर ऐसा करने में आप सफल होते हैं तो आप हमको नहीं बल्कि फिजिक्स को सीखेंगे और फिजिक्स को जब सीखेंगे तो हर विषय वस्तु की तैयारी बहुत बेहतर होगी आपकी। मेरी इन बातों को आप एकदम बिल्कुल दिल में बैठा कर रखिए, ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। गुरुत्वाकर्षण के डिस्कशन में हमने पिछले दिन आपके लिए कुछ बेसिक चर्चाएं ली थी और मैंने ये बात कही थी कि इस प्रकृति की या इस ब्रह्मांड की हर वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है और यह आकर्षण का स्वभाव जो प्रायोगिक तौर पर सही माना गया वही गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। न्यूटन साहब ने इसी आकर्षण के स्वभाव को दो वस्तुओं के द्रव्यमान आधारित ये गुण है, उसी को उन्होंने क्या कहा, गुरुत्वाकर्षण का नाम दिया और इसी को ग्रेविटेशन कहते हैं। अगर मैं ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण को परिभाषित करना चाहूँ तो यही कहेंगे हम लोग कि कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे को अपने द्रव्यमान आधारित गुण की वजह से आकर्षित करती है, ये टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्शन है ना दो वस्तुओं का, यही गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। अब दो का बार बार मैं दो की ही चर्चा क्यों कर रहा हूँ, ऐसे तो आकर्षित सभी सबको करते हैं, पर एक बार में जब हम इसका मैथमेटिक्स देखना शुरू करेंगे तो सिर्फ दो वस्तुओं की ही चर्चा हम लोग करेंगे। तो कुछ मान्यताओं और कुछ शर्तों के आधार पर न्यूटन साहब ने इस गुरुत्वाकर्षण के बल को मापने का काम किया और मापने के क्रम में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे, उस एक्सपेरिमेंट से, उस प्रयोग से जो उन्हें परिणाम मिले, उस परिणाम के आधार पर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के लिए एक नियम हम लोगों के लिए छोड़ा, हम लोगों के बीच रखा, जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं, यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। आज मुख्य बिंदु चर्चा का वही है और आज के लेक्चर में हम लोग उसी पर बात करेंगे, उसी से जुड़ी हुई तमाम शर्तों, कंडीशंस आदि पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो लेक्चर का तो जो मोटिव है, जो लक्ष्य है, वो तो समझ में आ गया। आइए अब इस पर काम करके देखते हैं। तो न्यूटन साहब ने ये बात कही, चर्चा में कर रहा हूं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, मैं चर्चा कर रहा हूं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसकी बात मैं कर रहा हूं। ग्रेविटेशन ये इसीलिए इसको यूनिवर्सल कहा गया कि ये हर जगह पे, इसको मीडियम से कोई लेना देना माध्यम से नहीं है। बृहस्पति कहाँ है, ये हम कहाँ हैं, फिर भी इस दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण का बल काम कर रहा है। पिछले दिन हम आपको गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व दोनों में अंतर भी बताए थे, इस पर और भी बातें आगे करेंगे। थोड़ा गंभीरता से पढ़ना है, ये चैप्टर बहुत मजेदार है, हाईली इंटरेस्टिंग है, बहुत सी बातें सीखेंगे। आप अपने बुक को रहने दीजिए, वो तो है ही है, उसके इर्द गिर्द भी बहुत सारी बातें जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसका नाम है। कुछ शर्तों के साथ चर्चा है। सपोज कीजिए एक मास यहाँ पर m1 है और एक मास यहाँ पर m2 है। हिंदी में इसे पिंड कहते हैं और अंग्रेजी में इसको पॉइंट मास कहते हैं, है ना। और अगर दोनों के बीच में
सेंटर से देख लीजिए, यहाँ की दूरी को मैं अगर आर मानूं, अगर मैं यहाँ की दूरी को क्या मानूं, आर मानूं, तो कहा गया कि दोनों के बीच जो है वो अट्रैक्शन का फोर्स यानी आकर्षण का बल हमेशा काम करता है, हमेशा लगता रहता है। और उस आकर्षण बल का जो वैल्यू है वो इनके द्रव्यमान यानी इसके मासेस m1 m2 पर भी निर्भर करता है, और साथ में दोनों के बीच के डिस्टेंस यानी दूरी पर भी निर्भर करता है। तो स्टेटमेंट में बोल देता हूँ, लिखने से कोई फायदा नहीं है। आप चाहेंगे तो वीडियो को पॉज करके रोक रोक करके आप स्टेटमेंट को है ना लिख लीजिएगा, ऐसे बुक में भी है, पर आप यहाँ पे मजा लीजिए, टॉपिक को समझने पर ध्यान दीजिए। तो कहा जाता है, ये जो लॉ है न्यूटन साहब का, वो क्या कहता है, मैं थोड़ी स्थिरता के साथ में बोल रहा हूं, आप इसको समझने की कोशिश करें कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती एवं दोनों की बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा अनुपात। मैं फिर से बोल देता हूं कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती एवं बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है लॉ। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट मासेस is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of separation between them। अंग्रेजी में इसको ऐसे बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे समझते हैं। आइए, जब सब कुछ हमने समझ लिया तो हम ये कह सकते हैं लॉ के जानने के बाद कि F जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, m1 इंटू m2 के। दोनों के मास को आप जो है सो मल्टीप्लाई कर दीजिए और यही F प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। अब देखा जाए, जब दोनों को मैं एक साथ लूंगा तो क्या मिलेगा हमको, एकदम बिल्कुल आपको पता है, इसीलिए मैं लिख सकूंगा, या ऐसे अलग ही पहले लिख दीजिए। अब दोनों को एक साथ कर लेते हैं और इसीलिए F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r²। एकदम बहुत धांसू मैथमेटिक्स इसका आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखिए, जब मैं इसको समानुपातिक चिन्ह को हटाता हूं तो बहुत खूबसूरत एक कांस्टेंट डालता हूं, स्थिरांक डालता हूं, नियतांक डालता हूं, G इंटू m1 m2 अपॉन r²। यहां अब तो इसी G पर तो मजा आएगा। G एक समानुपातिक नियतांक है, G एक समानुपातिक नियतांक है जिसे जानते हैं क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का यहाँ समानुपातिक नियतांक है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। जानते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। चलिए, अच्छी बात है, आप अगर इसको समझ रहे हैं तो बढ़िया है ना। और इतना कह देने से नहीं होता है,
जी का वैल्यू होता है, यही तो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसके पास में अपना प्रॉपर यूनिट भी है, बहुत वैल्यूएबल चीज है ये। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये है कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू। ये तो बेसिकली आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम को समझा, पर इस नियम के अप्लाई करने में कुछ स्पेशलिटीज हैं, कुछ शर्तें हैं। आइए उस शर्तों को जानते हैं, है ना। लिखिए, लिख लीजिए नंबर, समझिए। इस नियम की कुछ शर्तें या नियम की कुछ खास बातें जो आपको जानना चाहिए, जिसके जाने बगैर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। जानते हैं, एकदम 1 मिनट में फंस जाएंगे हम लोग। बोलिए कैसे? मान लेते हैं, मैं तो इसको लिखूंगा पर थोड़ा सा आपको पहले उस कंफ्यूजन में डाल करके दिखाते हैं। सपोज कीजिए इन्होंने कहा कि भैया ये पिंड है, यानी ये क्या है? पिंड है। ये भी क्या है? पिंड है। अंग्रेजी में इसको पॉइंट मास बोलते हैं। भैया पिंड और पॉइंट मास में फर्क है। ये छोटे मास मानते हैं इसको, इसका टोटल मास इसके केंद्र पर केंद्रित मानते हैं। अगर आप सोच के देखिए कि मुझे एक कोई इस तरह से लंबा एक रॉड दे दिया, मान लेते एक रॉड हमको किसी ने दे दिया, बोला इसका मास m है और यहाँ से यहाँ पर r डिस्टेंस पर एक कोई मास m0 है, m0 है। बोला दोनों के बीच का फोर्स निकालिए, गुरुत्वाकर्षण का बल ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? इस फॉर्मूला को लगा देंगे? नहीं लगा पाएंगे। इस फोर्स को कैलकुलेट करना आपके सिलेबस से बाहर की भी बात है, और जहां भी आइए ये लंबा कैलकुलेशन मांगता है, लंबी गणना मांगता है, तब ये फोर्स निकल करके आएगा। इसीलिए इसको समझना जरूरी है कि किन शर्तों पे ये नियम आपका काम करता है। समझ गए ना? तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। F नॉट इक्वल टू G m1 या ऐसे m, या यहाँ क्यों नहीं लिखे हम? यहाँ क्यों नहीं लिखे? F नॉट इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m0 बटा r स्क्वायर। G नहीं, ये नहीं होगा। ये यहाँ पर इस कंडीशन में आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो यही जानना जरूरी है कि आखिर वे कौन सी शर्तें हैं जिन शर्तों पर गुरुत्वाकर्षण के नियम काम करते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या टर्म कंडीशन है, यही हमें जानना आज है। आइए बारी बारी से उन नियमों की बात। सबसे पहली बात तो ये कि आप ये जान लें कि ये नियम पिंडों के लिए, पिंडों के जोड़े पर काम करता है। पहली शर्त इसका, पहली शर्त क्या है? यह पिंडों के पेयर यानी जोड़ा पर सीधे लागू होता है। एक तो ये बात हो गई, पिंडों के जोड़े पर सीधे लागू होता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि द लॉ इज डिफाइंड ओनली फॉर पेयर ऑफ पॉइंट मासेस। फिर से सुन लीजिए, पेयर ऑफ पॉइंट मासेस। क्लियर हो गया? दूसरा, यह क्रिया प्रतिक्रिया बल का जोड़ा बनाता है, यानी पेयर डिजाइन करता है, जोड़ा पेयर बनाता है। एक उसको एक्शन करेगा, दूसरा उसको रिएक्शन करेगा, लेकिन उसको तीसरा गति नियम ने बोल दीजिएगा। तो एक्शन एट ए डिस्टेंस है, कुछ दूरी पर ये है। तीसरी बात क्या है? माध्यम से यह बल प्रभावित नहीं होता। हवा में रहे, पानी में रहे, निर्वात में रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। माध्यम से यह बल प्रभावित नहीं होता। और चौथी बात है कि लाइन ऑफ एक्शन जो है वो बल के अप्लाई होने की जो दिशा है ना,
वो हमेशा दोनों के ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग ही होगा। बल की क्रिया रेखा, बल की जो क्रिया रेखा है, बल की क्रिया रेखा, एक्शन लाइन बोलते हैं उसको, क्रिया रेखा हमेशा हमेशा दोनों पिंडों को जोड़ने वाले लाइन, 1 मिनट सुन लो बच्चा, के अलोंग काम करता है। बस आज के वीडियो को आप यहीं तक रहने दीजिए, इसको बेहतर समझिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को दाबिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।